ऑलराइट, ठीक है। तो ये चीज नर्स इक्वेशन लिखना हमें बहुत अच्छे से अब आना चाहिए कि नर्स इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। ई नॉट की वैल्यू हमने लिखी 0.4 की जगह, मोर एक्यूरेटली अगर 3 के साथ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें 0.339 आएगा और यहाँ पर 1.229 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर मेटल प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड है और ये हमारे पास रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे वाटर है ऊपर। सो वाटर की एक्टिविटी हमारे पास क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। सो नर्स इक्वेशन में प्लेस करने के बाद ये एनोड और ये कैथोड, एनोड को सॉल्व आउट करें, इसको सॉल्व आउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके लिखा है लेकिन यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ ताकि हमारे पास नजर आए। और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यूज लिए यहाँ पर हमने। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, सेकंड वैल्यूज के अंदर इसको जो हम पहले लॉग लेंगे 1/0.2 का और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसके 2 से डिवाइड करने के बाद, तो वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दैट इज पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक उसको कंसीडर करेंगे। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज -0.911। ये क्या है, ये इनिशियली थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है सेल का। जब एक्टिविटीज इक्वल नहीं है 1 के तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल दैट इज कैथोड और एनोड का डिफरेंस भी हम कैसे निकालेंगे, कैथोड और एनोड का डिफरेंस हमने नर्स इक्वेशन से निकालना है। बिल्कुल वेरी फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या था, वहां पे एक्टिविटीज इक्वल थी 1 की। अगर ये भी कॉपर 1 के इक्वल हो जाए तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये 1 के इक्वल हो जाए दोनों जो कि हैं एक्चुअल में। सो ये पूरी टर्म यू कैन सी इट, ये पूरी टर्म हमारे पास क्या है, ये 0 हो चुकी है। Why it is 0? Because you can check it, it is 1.229, ठीक है। पूरी टर्म 0 हो चुकी है। यहाँ पे भी अगर 0.2 की जगह 1 होता तो पूरी टर्म 0 हो जाती, बट ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो वी आर हैविंग दिस थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और ये वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पॉजिटिव वैल्यू आती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है वो, गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल है। नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल मालूम कर लिया। अब वापस आ जाए उसी इक्वेशन के ऊपर जो भी हमने डिस्कस की थी कि पोटेंशियल जो है हमारे पास बराबर होता है कैथोड माइनस एनोड माइनस आई आर। अब आई आर के लिए कंडीशन हमने क्या दी थी, आई आर के लिए हमने कंडीशन रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन के अंदर यू कैन चेक इट, वेयर इज इट, हाँ रेजिस्टेंस जिस सेल की हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 0.5 ओहम, ठीक है। अब हमें ये मालूम करना है कि कितना करंट हम सिस्टम में से फ्लो करवाना चाह रहे हैं। अगर हमें 1.5 एम्पियर का करंट पास करवाना है सो हम क्या करेंगे, 1.5 एम्पियर को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से और जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है उससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 0.91 में से आई आर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल। इसमें हमने क्या चीज शामिल नहीं की, इसमें हमने अवर पोटेंशियल को शामिल नहीं किया। हम कंसीडर कर रहे हैं कि काइनेटिक या कंसंट्रेशन पोलराइजेशन नहीं हो रही। अगर कंसंट्रेशन या काइनेटिक पोलराइजेशन नहीं हो रही सो अवर पोटेंशियल अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल सेल पोटेंशियल विल बी जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड एंड our potential sorry and ओमिक ड्रॉप कह सकते हैं, ओमिक पोटेंशियल कह सकते हैं, ठीक है। तो ओमिक पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। फिर अगर हमें अवर वोल्टेजेस की भी वैल्यू पता हो, अवर वोल्टेज की इसका पूरा चार्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन के इलेक्ट्रोड मटेरियल कौन सा है, तो वो अवर वोल्टेज की वैल्यूज बेसिकली कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती हैं। अवर वोल्टेज कितना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर केमिकल को कन्वर्ट होने के लिए। तो कैथोड के साथ भी हमारे पास कंसंट्रेशन पोलराइजेशन एसोसिएट हो सकती हैं, उसके लिए कैथोड के लिए अलग अवर वोल्टेज होगा, एनोड के लिए अवर वोल्टेज अलग होगा और उनको हम कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। At your level we will not go in very depth of the concentration polarization and our voltages, but थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए कि अगर our voltage की वैल्यू गिवन है, करंट की क्वांटिटी बढ़ाने से कितना आवर वोल्टेज हमें देना होगा, तो वो हम कंसीडर करते हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मालूम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी
नीड टू कंसीडर कि यहाँ तक हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, और अब हम ये कंसीडर करेंगे वोल्टामीटर तक जाने से पहले कि वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो हमारे पास प्रोसेसेस हो रहे हैं उसकी बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक क्या है और उसमें क्या क्या चीजें हमारी इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, इस टॉपिक का जो ऑब्जेक्टिव है कि क्या है कि जब हमारे सिस्टम में से करंट फ्लो होता है तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो करंट फ्लो होने की वजह से होंगे, उन प्रोसेसेस से क्या चीजें हमारे पास कंसीडरेबल हैं, किस तरह के करंट हमारे पास आते हैं, करंट आता है सिस्टम में से तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या चीजें हमें मालूम होनी चाहिए अगर हम आगे फर्दर स्टडी करने जा रहे हैं वोल्टामेट्री को या पोलैरोग्राफी को। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, हम बेसिक प्रिंसिपल को कंसीडर हमने कर लिया है, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा जो रहता है उसको हम रिवाइज करेंगे। फिर मास ट्रांसपोर्ट हमारे पास आ रही है, कितनी तरह की मास ट्रांसपोर्ट होती है और इलेक्ट्रोड सरफेस पे क्या हो रहा है, इसको हमने कंसीडर करना है। सो बिल्कुल बेसिक्स, इलेक्ट्रिसिटी की सिस्टम में से करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज के चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अब कितनी इलेक्ट्रोलिसिस होगी इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर, ये कुछ इक्वेशंस हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी चार्ज की ट्रांसफर हुई। फ्राडे कांस्टेंट, आपको पता है फ्राडे कांस्टेंट कहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एक मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें सो वी आर हैविंग 96,485 कूलम पर मोल। और अगर हम इसको तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है, बाकी के दो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर इसको राउंड ऑफ करें तो यू कैन रिमेम्बर इट कि फ्राडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 96,500 कूलम पर मोल। कितना ट्रांसफर, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है दैट इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो 1 मोल को हमने 96,500 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज कूलम के अंदर हमारे पास आ जाएगी। 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 4 मोल हो रहे हैं, या 1.5 करके टोटल मोल्स हमारे पास ट्रांसफर हो रहे हैं, हम टोटल चार्ज मालूम कर सकते हैं। एंड दैट चार्ज इज बेसिकली रिलेटेड विद द करंट। करंट बेसिकली क्या है, you can remember it, I is equal to Q upon T। ठीक है, करंट क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर कितनी कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, एंड चार्ज क्या है, करंट इनटू टाइम, कितनी देर तक करंट पास हुआ, कितनी क्वांटिटी का और कितने टाइम तक, दैट इज टाइम हमारे पास सेकंड के अंदर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास चार्ज आ जाता है टोटल। सो इलेक्ट्रिकल चार्ज, कितनी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, कितनी क्वांटिटी हमारे पास एनालाइट की मौजूद है। अगर प्रीवियस एग्जांपल कोई कंसीडर कर लें तो कॉपर सल्फेट के अंदर अगर हम कहें कि हमें इतना कॉपर है, हमारे पास 1 मोलर का सोल्यूशन है कॉपर का और हम उसको इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट करवाना है, कितनी क्वांटिटी करंट की पास करवाई जाए और टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, या कितनी देर में रिएक्शन प्रोसीड होगा अगर हम करंट को फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें। सो ये वाली तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हम यहाँ से फॉलो अप कर सकते हैं। ये बेसिक्स हैं इलेक्ट्रिसिटी और कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो हमारे पास हो रहा है रिडक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस की जो बेसिक्स हैं, ये हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 3 जो इक्वेशन है ये बेसिकली इसी इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म है, और यहाँ पे ये जो n है यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट है। आई विल प्रिफर कि आप सिर्फ ये दो इक्वेशन याद करें, Q इज इक्वल टू एन एफ एंड Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, बस ये दो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, थर्ड वाली इक्वेशन को आप फिलहाल नेग्लेक्ट कर दें क्योंकि सम टाइम यू गेट कंफ्यूज बाय यूजिंग दिस। फिर डेफिनेशंस, इलेक्ट्रोड को डिफाइन करना है,
कब? जब हमारे सिस्टम में से करंट पास हो रहा है। तो जब करंट पास होता है तो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड आते हैं। एक ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में से करंट पास हो रहा है, करंट की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाए, सो उसका पोटेंशियल भी कम या ज़्यादा हो जाता है। दैट इज़ कि जो हमारा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी ऑफ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम इट। दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड आर कॉल्ड पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। सेकेंड काइंड हमारे पास आती है कि जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो डिपेंड नहीं करता या चेंज नहीं होता अगर हमारे सिस्टम में से कोई करंट पास हो। ऐसा बहुत कम होता है कि हम कहें कि हमारे सिस्टम में से करंट की क्वांटिटी पास हो रही है और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स है। करंट की क्वांटिटी पास हो रही है लेकिन करंट की क्वांटिटी चेंज हो रही है। दैट इज कि अगर हमारे पास इनिशियली 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा था, अब 2 एम्पियर का करंट पास होगा, लेकिन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पे कोई चेंज ना आए, तो ऐसा नहीं होता। कंसंट्रेशन पोलराइजेशन होती है, डिफरेंट हमारे पास फिनोमेनाज हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है वो चेंज हो जाता है। फिर अब नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड हम किसे कहेंगे या नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड क्या एग्जिस्ट करते हैं? तो हाँ, कुछ ऐसी कंडीशन हैं जिनके अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम करंट की बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी पास हो रही है और उसमें अगर फ्लक्चुएशन आ रही है, चेंज हो रहा है, करंट की क्वांटिटी जो है पे डिपेंड नहीं कर रहा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ऐसी कंडीशन में वो नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होते हैं। सिंपली अगर मैं कहूँ तो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या है, जिसकी रिस्पेक्ट से हम सेल पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं या सेल पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम सेल पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो सेल पोटेंशियल बेसिकली क्या है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का डिफरेंस। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट से इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम या तो मेजर कर रहे होते हैं पोटेंशियोमीटर के अंदर, या वोल्टोमीटर के अंदर हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कंट्रोल कर रहे होते हैं कि इस वर्किंग इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना पोटेंशियल हमें प्रोवाइड करना है। सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमारे पास क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दैट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड को क्या होना चाहिए, नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होना चाहिए। दैट इज कि जिसके रेफरेंस से आप स्केल से कोई चीज मेजर कर रहे हो और स्केल की ही लेंथ हमारे पास चेंज होना शुरू हो जाए, तो आपकी मेजरमेंट जाहिर सी बात है सही नहीं आएंगी। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम चाहते हैं कि फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड को क्या होना चाहिए, नॉन पोलराइजेबल, कि अगर हमारे सिस्टम में से करंट पास हो भी तो इसका पोटेंशियल चेंज ना हो। अब क्या होगा, अगर करंट पास होगा तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी चेंज हो सकता है। तो इसके लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड रहता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 3 इलेक्ट्रोड असेंबली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 3 इलेक्ट्रोड असेंबली इस्तेमाल करते हैं कि हमें पता है एक कैथोड है, एक एनोड है। अगर हम कहें कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो है हमारा वो कैथोड है, ठीक है, ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, कैथोड है। और अगर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कैथोड है तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या होगा, वो एज अ एनोड एक्ट कर रहा होगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन होगी तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होगी तो सिस्टम में से करंट पास होगा, करंट की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकती है, और कम या ज्यादा होगी तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। हम एक और पोटेंशियल यहाँ एक और इलेक्ट्रोड यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं, वो भी क्या होता है, एनोड होता है। तो करंट हमारे पास इन दो सेल्स के दरमियान में से पास होता है, जो कि क्या है, कैथोड और एनोड, इंडिकेटर और काउंटर इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड से हम सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करते हैं, किसका, कैथोड या अपने कंसीडर कर सकते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का। सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन अगर पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड एंड नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड आपको पता होना चाहिए। पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड क्या है कि जब हमारे पास पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी ऑफ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम इट, वो पोलराइजेबल है। अगर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड ना करे करंट की क्वांटिटी के ऊपर जो उसमें से फ्लो कर रही है, जो उसमें से पास आउट हो रही है, सो वो नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर ही रिएक्शन हो सकता है, कहीं और हो नहीं सकता। तो इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर रिडक्शन होने के लिए या ऑक्सीडेशन होने के लिए हमारा एनालाइट है या काउंटर रिएक्शन, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में कॉपर था हमारे पास और वाटर था, तो कॉपर को इलेक्ट्रोड तक जाना है, कॉपर आयन को, वाटर को इलेक्ट्रोड आयन तक जाना है एनोड के ऊपर। तो किस तरीके से, वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं, वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिनकी रिस्पेक्ट से हमारा एनालाइट इलेक्ट्रोड सरफेस तक
रीच आउट कर सकता है। सो देयर आर बेसिकली 3 मैकेनिज्म ऑफ द मास ट्रांसपोर्ट। जो आयन या एनालाइट हमारा इलेक्ट्रोड सरफेस तक जा रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं मास ट्रांसपोर्ट। 3 मैकेनिज्म्स क्या हैं? डिफ्यूजन, माइग्रेशन एंड कन्वेक्शन। व्हाट इज डिफ्यूजन? जब हम इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो आयंस हमारे पास इनिशियली मौजूद थे, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर आयन, अगर कॉपर आयन था, वो कॉपर आयन क्या हुआ, मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर गया, कॉपर आयन से कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ, एक कॉपर आयन यहाँ से गायब हो गया। इसी तरीके से इलेक्ट्रोड सरफेस पे जो कॉपर आयंस मौजूद थे, वो सारे के सारे रिड्यूस हो गए, तो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड सरफेस पे कम हो गई। अब अगर एक रीजन हमारे पास ये जनरेट हुआ है, यू कैन चेक इट, एक रीजन इलेक्ट्रोड सरफेस के साथ क्या है, ऐसा रीजन हमारे पास जनरेट हुआ है जिसमें कंसंट्रेशन एनालाइट की कम है। दूर जाएं इलेक्ट्रोड सरफेस से, बल्क सॉल्यूशन के अंदर जाएं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन एनालाइट की ज्यादा है। whenever there is a concentration difference between टू स्पेसेस, बिटवीन टू कह सकते हैं दो जगहों पर, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन का डिफरेंस आता है, तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन के अंदर आयंस जो हैं हमारे मूव करेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन होती है हमेशा जब भी आप परफ्यूम को स्प्रे कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स एक जगह पे ज्यादा हैं, तो वो पूरे में स्प्रेड होके स्मेल को पूरे में क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे अब यहाँ कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड सरफेस पे कम है, बल्क सॉल्यूशन में ज्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हमारे आयंस मूव करके जा रहे होते हैं, एंड इट इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हो रहा है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों जनरेट हो रहा है, ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, इसलिए कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड सरफेस पे कम हो रही है। क्लियर? यस मिस। ठीक। सेकेंड प्रोसेस माइग्रेशन। अब माइग्रेशन बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, एक कैटाइन है, एक एनाइन है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, हमने इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया या नेगेटिव चार्ज दिया। अगर नेगेटिव चार्ज दिया है तो वो क्या हो गया, वो कैथोड हो गया है। अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है, वो क्या हो गया है, वो एनोड हो गया है। अब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड सरफेस से मौजूद है, सिस्टम आयनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस भी हैं, नेगेटिव आयंस भी हैं, इलेक्ट्रोन्यूट्रल सॉल्यूशन हमारे पास है। सो पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। नेगेटिव आयंस जो हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड से, कैथोड से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से अवे मूव करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है। इस अट्रैक्शन और रिपल्जन की वजह से दोनों इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या होते हैं, आयंस मूव कर रहे होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ भी मूव कर रहे होंगे और इलेक्ट्रोड से अवे भी। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की तरफ मूव कर रहा होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा होगा। अब ये मूवमेंट ऑफ आयंस है, मूवमेंट ऑफ आयन मींस मूवमेंट ऑफ चार्ज। सो ये आयंस की मूवमेंट या हम एनालाइट की मूवमेंट को कंसीडर करें तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्यों हो रही है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्जन, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से हो रही है, और ये माइग्रेशन हमारे पास कहलाती है। अच्छा, डिफ्यूजन का प्रोसेस भी है, तो डिफ्यूजन के साथ साथ माइग्रेशन जब होगी हमारे पास, ये तो प्रोसेस है मूवमेंट, इसके अलावा माइग्रेशन करंट भी हमारे सिस्टम में से आता है। जब जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिया, आयंस मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ, नेगेटिव आयंस एनायंस एनोड की तरफ। अब इस मूवमेंट की वजह से सिस्टम में से करंट भी पास होता है, और वो जो पासेज ऑफ करंट है दैट इज कॉल्ड द माइग्रेशन करंट। माइग्रेशन करंट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्जन की वजह से, आयंस की मूवमेंट हो रही है, वो आयंस की मूवमेंट, आयन की मूवमेंट क्या है, चार्ज की मूवमेंट है, और चार्ज का फ्लो करंट कहलाता है। तो सिस्टम में से करंट भी पास होता है, माइग्रेशन की वजह से वो माइग्रेशन करंट कहलाता है। लेकिन अगर कभी माइग्रेशन करंट की डेफिनेशन पूछी जाए, तो आप ये नहीं कहेंगे कि माइग्रेशन प्रोसेस की वजह से जो करंट आता है, आप उसको में बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस या कैटाइन और एनाइन की अपोजिट
कैथोड एंड एनोड की तरफ, कैटायंस की कैथोड की तरफ और एनायंस की एनोड की तरफ जो मूवमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्जन की वजह से, और इस मूवमेंट की वजह से जो करंट हमारे सिस्टम में आता है दैट करंट इज कॉल्ड द माइग्रेशन करंट। ठीक है, तो प्रॉपर वर्डिंग में कन्वेक्शन तीसरा प्रोसेस क्या है कि आयंस खुद तो मूव कर रहे हैं। डिफ्यूजन का प्रोसेस देखें तो वो भी बहुत स्लो प्रोसेस होता है लिक्विड स्टेट के अंदर, गैसेस स्टेट में तो थोड़ा फास्ट होता है, लिक्विड स्टेट में थोड़ा स्लो होता है। और अगर हम माइग्रेशन को देखें तो माइग्रेशन में भी आयंस मूव कर रहे होते हैं कम। लेकिन तीसरा जो प्रोसेस है जो कि कन्वेक्शन का है कि हम क्या करें, किसी मैकेनिकल फोर्स के जरिए से, किसी मैग्नेटिक बीट के जरिए से, ग्लास रॉड के जरिए से, या किसी और मैकेनिकल फोर्स अगर हम अप्लाई करें और उस मैकेनिकल फोर्स की वजह से आयंस जो है इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करें, वो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो रहा था वो खत्म हो जाए, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का क्या मतलब है, आयंस मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं बाय हेल्प ऑफ अ मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, अब इसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से हमारे पास बेसिकली इतना करंट नहीं आ रहा होता। माइग्रेशन की वजह से आता है, डिफ्यूजन की वजह से आता है। अच्छा, डिफ्यूजन की वजह से करंट क्यों आता है, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस ही तब हो रहा है जब हमारे सिस्टम में से करंट पास हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं होगा, कोई आयंस कन्वर्ट ही नहीं होंगे, तो कंसंट्रेशन कम कहाँ होगी इलेक्ट्रोड सरफेस पे। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट बेसिकली किसकी वजह से है, डायरेक्टली रिलेट कर रहा है इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर जो हमारे पास रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो डिफ्यूजन करंट को हम रिडॉक्स प्रोसेस की वजह से आने वाला करंट भी कहते हैं, और डिफ्यूजन करंट ही बेसिकली हमारे पास डिजायर्ड करंट होता है। अब कोई भी करंट सिस्टम में से पास हो रहा है उसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या तो वो फ्राडिक करंट होगा या नॉन फ्राडिक करंट होगा। अब व्हाट इज अ फ्राडिक करंट, यू कैन चेक इट हियर इन द ग्रीन लाइन के फ्राडिक करंट हमारे पास क्या है, अगर वो किसी रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से सिस्टम में से करंट पास हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन चार्ज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर, और उस इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की वजह से करंट आ रहा है, वो हमारे पास फ्राडिक कहलाएगा। दैट इज कि कॉपर की जो रिडक्शन हो रही थी वो हमारे पास फ्राडिक करंट है, और वाटर की जो ऑक्सीडेशन हो रही थी वो हमारे पास क्या है, फ्राडिक करंट है। नॉन फ्राडिक करंट हमारे पास क्या है कि हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से करंट पास हो रहा है लेकिन उसकी वजह कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ गया, माइग्रेशन। मैंने आपको बताया माइग्रेशन में क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्जन की वजह से आयंस मूव करते हैं, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन नहीं करते, सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से मूव करके इलेक्ट्रोड तक जाते हैं और मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो होता है। सो ये करंट हमारे पास क्या है, नॉन फ्राडिक करंट। और इट इज वेरी सिंपल। सो प्रोसेसेस, फ्राडिक प्रोसेसेस अगर हम कंसीडर करें, कुछ प्रोसेस हमारे पास है फ्राडिक प्रोसेस जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन आ जाता है। डिफ्यूजन भी फ्राडिक प्रोसेस कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन का फिनोमेना ही तब आ रहा है जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। चार्ज ट्रांसफर के बगैर डिफ्यूजन का कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। ठीक है, और नॉन फ्राडिक प्रोसेस के अंदर बहुत से प्रोसेस हैं, दैट इज इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर रिएक्शन होने से पहले समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास सॉल्वेंट एडजॉर्ब हो जाता है, या हमारा एनालाइट इलेक्ट्रोड पे पहले एडजॉर्ब होता है फिर रिएक्शन करता है या डिसॉल्व होता है। तो डिफरेंट रिएक्शन हमारे पास हो सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर या इलेक्ट्रोड सरफेस से पहले। सो वो तमाम प्रोसेस हमारे पास क्या है, नॉन फ्राडिक प्रोसेस हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, वो हमारे पास फ्राडिक प्रोसेस है। इसके अलावा जब भी हमने एक सरफेस को सॉलिड सरफेस लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट की, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्जन की वजह से वहां पे एक डबल लेयर बनती है। अच्छा, डबल लेयर के लिए हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए कैपेसिटर किस तरीके से वर्क करता है। कैपेसिटर में क्या होता है, यू मे रिमेम्बर के दो प्लेट्स हमारे पास होती हैं जिसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक होता है। डाई इलेक्ट्रिक कैन बी एयर, डाई इलेक्ट्रिक कैन बी एनी मीडियम। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास कोई, इनमें कह सकते हैं डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मौजूद है। अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव चार्ज डिवेलप होता है। एक जगह पे हम चार्ज अप्लाई करते हैं, दूसरी जगह पे चार्ज जो है वो डिवेलप होता है, तो ये हमारे पास कैपेसिटर के तौर पे एक्ट करता है। यहाँ पे अगर हमने पोटेंशियल जो अप्लाई किया था, अगर वो पोटेंशियल हटा दें
तो जो चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा हुआ था वो नेगेटिव चार्ज वापस से सिस्टम के अंदर डिस्पर्स्ड हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर का वर्क है। तो जब हम यहाँ पर अपने इलेक्ट्रोड सरफेस पे पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अगर हमने पॉजिटिव चार्ज सरफेस से दैट इज इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो क्या होगा, हमारे सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में बहुत से आयंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एनालाइट भी है। ठीक है, तो जो नेगेटिव आयंस हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड सरफेस के साथ पहली फर्स्ट लेयर बनाएंगे उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब जब नेगेटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इसके बाद वेरी फर्स्ट लेयर में हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव आयंस मौजूद होंगे। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ये लेयर जो हमारे पास जनरेट हो रही है दैट इज कॉल्ड इनर हेल्महोल्ट्ज प्लेन, और ये हमारे पास सेकेंड है आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग वेरी डीप, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोड के ऊपर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं एक डबल लेयर जनरेट होती है, पहली नेगेटिव आयन की पॉजिटिव के लिए। अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो पहले पॉजिटिव आयंस की लेयर बनेगी, उसके बाद नेगेटिव आयंस की लेयर बनेगी। ठीक है, सो ये डबल लेयर जब जनरेट हो रही होती है, आयंस अगेन डबल लेयर बनाने के लिए भी आयंस मूव करके आएंगे, आयंस की मूवमेंट है, करंट पास हो रहा है, सो इस लेयर को हम कहते हैं कि डबल लेयर। और डबल लेयर फॉर्मेशन के लिए जो हमारे सिस्टम में से करंट पास होता है दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग करंट और द कैपेसिटिव करंट। तो ये डिफरेंट किस्म के करंट हैं हमारे सिस्टम में से पास आउट हो सकते हैं, सिस्टम में मौजूद होते हैं। इनमें से डिजायर्ड करंट हमारे पास कौन सा है और उससे हम किस तरीके से कंसंट्रेशन मालूम कर रहे होते हैं, वो क्या है कि हमारे पास डिफ्यूजन करंट बेसिकली डिजायर्ड करंट है। डिफ्यूजन करंट पीरियोडिक प्रोसेस की वजह से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्या इलेक्ट्रोड सरफेस पे जो हमारे आयंस थे वो रिड्यूस हो गए या ऑक्सीडाइज हो गए, तो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड सरफेस पे कम हो गई। अब इलेक्ट्रोड सरफेस से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, क्योंकि बल्क सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन हाई है। सो इलेक्ट्रोड सरफेस से दूर जाती जाएंगे तो हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। देखें, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 हो गए, एंड देन हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, एंड फिर बाकी होमोजीनियस सॉल्यूशन हमारे पास बल्क और द सॉल्यूशन जो होमोजीनियस है जहाँ पे कंसंट्रेशन में कोई ग्रेडियंट नहीं है वो जनरेट होता है। सो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, तो डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोड सरफेस और कंसंट्रेशन को देखें तो इलेक्ट्रोड सरफेस पे कंसंट्रेशन हो सकता है एनालाइट की 0 हो, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोड सरफेस से हम दूर जाते जा रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, कंसंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट हो गई, बल्क ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। सो जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वोल्टामेट्री के या पोलैरोग्राफी के, दे आर माइक्रो इलेक्ट्रोड्स, बहुत ही इनका सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है कि पूरा जो हमारा सोल्यूशन है एनालाइट सोल्यूशन वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होता, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, सो वो फ्रैक्शन क्या है जो ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है, उस फ्रैक्शन की वजह से हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हुआ है। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को हम क्या कह रहे हैं, वो लेयर जो इलेक्ट्रोड सरफेस पे जनरेट हुई हुई है वो लेयर हमारे पास कहलाती है डिफ्यूजन लेयर, और उस डिफ्यूजन लेयर के बाद बल्क ऑफ द सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। एंड अब इस डिफ्यूजन लेयर में अगर किसी भी आयंस को रिड्यूस होना है, ऑक्सीडाइज होना है, सो पहले उसको डिफ्यूजन लेयर के अंदर इंटर होना होता है, इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर डिफ्यूज होके जाना है, और फिर वहां पे उसको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होना है। सो डिफ्यूजन करंट बेसिकली हमारा डिजायर्ड करंट है। जितने आयंस हमारे पास इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर ऑक्सीडाइज हुए या रिड्यूस हुए, उसके बाद दूसरे आयंस यहाँ पे पहुंचेंगे क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, दूर से और दूसरे आयंस आके इलेक्ट्रोड सरफेस तक पहुंचेंगे। सो जो डिफ्यूजन करंट है उससे हम डायरेक्ट वो that diffusion current is directly proportional to the concentration of the analyte in the bulk of the solution. So वो हम मालूम कर सकते हैं by the help of the voltammetry और पोलैरोग्राफी। ये आज के लेक्चर की सारी चीजें हैं। फिर अब पोलैरोग्राफी और वोल्टामेट्री का बेसिक प्रिंसिपल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे।